नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। जयपुर से सबसे बड़ी और अहम जानकारी खुलकर सामने आई है, जहां पर सोनिया गांधी ने आज राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। बताते चले कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भर दिया है। इस दौरान उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। साथ ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, टीकाराम जूली के साथ केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे भी सोनिया गांधी के साथ मौजूद रहे। बता दें कि राजस्थान में 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। आपको यह भी बता दें कि 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि 1 सीट पर सोनिया गांधी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। अभी सोनिया गांधी जी ने हम सबके आग्रह पर राजस्थान से राज्यसभा की उम्मीदवार का अपना पर्चा दाखिल किया है। हम सब ने उनका नॉमिनेशन कराया है। बड़ी खुशी की बात है राजस्थान के लिए, क्योंकि राजस्थान से यहाँ पूर्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, वो यहाँ से सांसद रहे हैं राज्यसभा के, और आज सोनिया जी ने अपना नामांकन भरा है। कांग्रेसजनों के लिए एक बड़ा खुशी का मौका है कि उन्होंने राजस्थान राज्य को चुना है सांसद बनने के लिए। लगभग 25 साल तक वो लोकसभा की सांसद रहीं और अब राज्यसभा जा रही हैं राजस्थान से। हम सबके लिए खुशी की बात है। इससे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। बताते चले कि बीजेपी ने भी राज्यसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। बताते चले कि बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम है। बीजेपी ने उड़ीसा से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मध्य प्रदेश से माया नरोलिया और एल मुरुगन को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश से 2 अन्य उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, जिनके नाम बंसीलाल गुर्जर और उमेश नाथ महाराज है। आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए इससे पहले रविवार को बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश से सुधांशु त्रिवेदी और आरपीएन सिंह को टिकट दिया गया है। वहीं पूर्व बीजेपी हरियाणा अध्यक्ष सुभाष बराला को हरियाणा से उम्मीदवार बनाया गया है। आपको यह भी बता दें कि इस लिस्ट में 14 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। अगली खबर हरियाणा से है, जहां पर बताते चले कि किसानों का आंदोलन उग्र होता चला जा रहा है। सभी किसान उग्र होते चले जा रहे हैं और आपको यह भी बता दें कि देश में एक बार फिर से किसान सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रोक लिया गया है। बता दें कि किसानों को रोकने और उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। इन सीमाओं पर सीमेंट और लोहे के बैरिकेडिंग भी की गई है। इसके अलावा किसानों को रोकने के लिए कटीले तार और कंटेनर भी रखे गए हैं। वहीं किसानों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। यूपी के अलीगढ़ से अगली खबर है, जहां पर बताते चले कि किसानों का हल्ला बोल नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि केंद्र के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल नजर आया है। अलीगढ़ से खबर है। बताते चले कि किसान आंदोलन की आंच अब धीरे धीरे पूरे देश में फैलती जा रही, जिसका सीधा उदाहरण अलीगढ़ से भी सामने आया है, जिसके बाद से पुलिस लगातार अपनी नजर इस मामले पर बनाए हुए थी। हालांकि बता दें कि जब किसानों ने अलीगढ़ से दिल्ली कूच करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें यमुना एक्सप्रेसवे पर ही रोक लिया और जिसके बाद किसानों ने वहीं बैठकर धरना देना शुरू कर दिया। दिक्कतें तो जो सरकार ने आज तक कहा है वही दिक्कतें हमारे सामने हैं। सरकार कहती है कि हम किसान का उत्पाद, किसान की फसल एमएसपी पर खरीदते हैं, लेकिन एमएसपी की बात आती है तो हिंदुस्तान की एक एजेंसी के माध्यम से ये रिपोर्ट आई कि आज तक हिंदुस्तान के किसान की 23 जिन्सों को जहां एमएसपी में शामिल किया गया है, वहां मात्र उनको 6% खरीदा गया। 94% पर किसान की बड़ी लूट होती है। और उस लूट की अगर हम बात करते हैं, 1998 से लेकर 2020 तक 45 लाख करोड़ रुपया किसानों को कम कीमत 23 जिन्सों में मिली। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। बताते चले कि पुलवामा हमले की आज बरसी है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। आज पुलवामा हमले की बरसी है। पूरा देश अपने वीर बहादुर शहीदों के बलिदान को याद कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुलवामा आतंकी हमले में शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं
पुलवामा में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे राष्ट्र के लिए उनकी सेवा और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए आतंकी हमले को बुधवार को 5 साल पूरे हो गए। दरअसल पुलवामा आतंकी हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था। इसे भारत पर हुए सबसे खराब आतंकी हमलों में से माना जाता है। इस काले दिन आतंकियों ने 200 किलो विस्फोटकों से लदे वाहन के जरिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले को निशाना बनाया था। आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 35 जवान घायल हुए थे। कोटा से अगली खबर है, जहां पर बताते चले कि आज ओम बिरला का कोटा दौरा है। आपको बताते चले कि कोटा के लोगों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक मेमू ट्रेन की सौगात दी है। बता दें कि डकनिया स्टेशन पर सुबह 6 बजे मेमू ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया गया और हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। इतना ही नहीं, स्पीकर ओम बिरला खुद इस ट्रेन में सफर करते हुए नजर आए और यात्रियों से संवाद करते हुए भी नजर आए हैं। कोटा से बड़ी संख्या के अंदर सुबह जल्दी कोटा से लेकर चौमेला तक बड़ी संख्या के अंदर डेली अप डाउन करने वाले यात्री यहां पर जाते हैं। कई दिनों से यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही थी। उन्होंने समय समय पर मुझे अवगत भी कराया था। अभी हमारी महिला बहनों ने बताया कि किस तरीके से वो सुबह 2:30 बजे उठती है और 3 बजे ट्रेन पकड़ती है। उन सबके लिए ट्रेन सुविधाजनक होगी और जो यात्रियों की सुविधाएं हैं उनके हिसाब से और समय के परिवर्तन की आवश्यकता होगी और परिवर्तन किया जाएगा। एक और मेट्रो ट्रेन बहुत शीघ्र मिलने वाली है, तो आने वाले समय के अंदर यात्रियों के लिए हर समय ट्रेन उपलब्ध हो ताकि डेली अप डाउन करने वाला यात्री सुबह समय पर चलकर और शाम को समय पर अपने घर पहुंच जाए। जयपुर से अगली खबर है, जहां पर बताते चले कि विधायक गोपाल शर्मा आज सिविल लाइंस पार्क पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों से उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। बताते चले कि विधायक गोपाल शर्मा सिविल लाइंस पार्क पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों से मुलाकात की और पार्क का निरीक्षण भी किया। बता दें कि गोपाल शर्मा ने मौके पर लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द ही अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए हैं। अगली खबर अजमेर से है, जहां पर बताते चले कि वर्किंग जर्नलिस्टों ने आज मुलाकात की है और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। दरअसल अजमेर से खबर है, जहां वर्किंग जर्नलिस्टों ने नगर निगम की महापौर ब्रजलता हाड़ा से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष अभिजीत दवे ने 15 फरवरी को होने वाली साधारण सभा के एजेंडे में मीडिया क्लब अजमेर को भी शामिल करने की बात कही थी। महापौर ब्रजलता हाड़ा ने मीडिया क्लब को भरोसा दिलाया कि जायज मांग पर सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। देखिए, मीडिया क्लब अजमेर का गठन हो चुका है और 15 फरवरी को निगम की एक साधारण सभा की बैठक होने जा रही है, जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। उन्हीं में से एक प्रस्ताव है, प्रस्ताव संख्या 13, जो विभिन्न पार्षदों की ओर से एजेंडे में शामिल किया गया, जिसमें जो पत्रकार संगठन क्लब बने हैं अजमेर में, उनका जिक्र किया गया था और उनके लिए स्थान की मांग जो है क्लबों की ओर से, संगठनों की ओर से की गई थी। चूंकि मीडिया क्लब अजमेर जो है वो ऐसा संगठन है जिसमें सभी प्रतिष्ठित, चाहे दैनिक समाचार पत्र हो, चाहे रीजनल नेशनल न्यूज चैनल्स हो, न्यूज एजेंसी हो, फोटो एजेंसीज हो, देश की नामी पहचान रखने वाली, उन तमाम सदस्यों का ये मीडिया क्लब है। और निगम के इस प्रस्ताव में वो मीडिया क्लब अजमेर का जिक्र कहीं नहीं था, तो इसको लेकर क्लब की एक आपात बैठक आज सुबह रखी गई थी, जिसमें ये तय किया गया था कि नगर निगम की महापौर को एक मांग पत्र सौंपा जाएगा, जिसमें हम किसी तरह की कोई भी अतिरिक्त मांग नहीं करेंगे। राजसमंद से खबर है, जहां पर बताते चले कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने की खबर सामने आई है। दरअसल बताते चले कि
फैक्ट्री व्यवसाय की मनमाने तरीके से सरकारी जमीनों पर डंपिंग यार्ड बनाए जा रहे हैं, जिससे जल और भूमि प्रदूषण होता जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्टेज को फैक्ट्री व्यवसाय अपने मनमाने तरीके से सरकारी जमीन पर डालकर उसे फिर से मार्केट में बेचते हैं। इसमें यह है कि जो संबंधित फैक्ट्री है उनको क्या है कि जो जितना वो मतलब मार्बल सही उनका निकलता है, यूज़ करते हैं, अगर वो प्रोसेस बनाते हैं उसके बाद जितना मार्बल सही उसमें जनरेट होता है, निकलता है, उसका वो रिकॉर्ड मेंटेन रखें और जो पर्टिकुलर जो साइट उनको अलर्ट करी है उस साइट पर डंप करें। अगर ऐसी कोई समस्या आती है कोई फैक्ट्री ऐसा करती है तो हम उन फैक्ट्री के खिलाफ में जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। किस तरह की कार्रवाई होगी सर? उसमें कि पहले हम उनको देखते हैं कि भाई क्या वो अपना डंप कहाँ पर डाल रहा है। अगर आउटर साइड पर नहीं डाल रहा है तो फिर हम उनके संबंधित जो भी कार्रवाई है, उनकी जो परमिशन हमारे यहाँ से मिलती है उस परमिशन को वापस लेंगे उनसे, और परमिशन के बाद जो भी कार्रवाई है उसको करेंगे फिर आगे। टोंक से अगली खबर है, जहां पर बताते चले कि पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा किया है। इस दौरान 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। बताते चले कि एक नाबालिग को इस दौरान डिटेन किया गया है। चोरों ने बैंक, एटीएम और ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की थी, जिसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक नाबालिग है जिसे डिटेन भी किया गया है। पुरानी टोंक वाले जो 2 मुलजिम हैं, राजेश मीणा और लोकेश मीणा, ये जैसा मैंने बताया कि इनका पहले का काफ़ी बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है और ये आदतन अपराधी है, हिस्ट्री शीटर्स है। तो इनका ये अभी कुछ महीने पहले ही जेल से निकले हैं और ये कोई बड़ी वारदात करने की इनकी प्लानिंग थी पूरी। इन्होंने कुछ दिन पहले ही, जैसा मैंने बताया, शिवदासपुरा में या शाहपुरा में भी इन्होंने एक लूट की वारदात को अंजाम दिया, ऐसे ही नथ लूट का। और इनका था कि ये नथ लूट से जो भी माल आएगा उसको बेचकर इन्होंने, जो हथियार भी हमने लिया है उसको बेचकर ही इन्होंने ये हथियार भी लिया है और इस हथियार के बिना पर ये आगे एक बड़ी वारदात, कोई बड़ी लूट करने का, बैंक लूट या इस तरीके की लूट करने की ये प्लानिंग कर रहे थे। तो इनकी हथियार को भी जब्त कर लिया गया है और फिलहाल इन दोनों का नाम आया है। इनकी पूछताछ में अभी हम इनको पुलिस कस्टडी में लेंगे। अगर और लोगों का नाम आएगा तो उनको भी गिरफ्तार। ब्यावर से अगली खबर है, जहां पर बताते चले कि पेट्रोल पंप पर क्रूड ऑयल की चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल ब्यावर जिले के सेंदड़ा थाना क्षेत्र में हिंदुस्तान पेट्रोल पंप के पीछे क्रूड ऑयल की चोरी का मामला सामने आया है। बता दें कि आरोपी एक सुरंग के जरिए पाइप लगाकर क्रूड ऑयल इकट्ठा करते थे और फिर उसे बाजार में बेच देते थे। वहीं पुलिस ने पेट्रोल पंप के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सेल को जो है इनकी लाइन में, इनके पास में तकनीकी जांच से प्रेशर ड्रॉप की शिकायत प्राप्त हो रही थी, तो उसको और जांच करने के लिए इनका उपकरण एक और होता है DCVG, उसके आधार पे ये काफ़ी समय से जांच पूरी लाइन की करनी होती है। तो उस जांच के बाद में 1-2 संदेहजनक स्थान इनको जानकारी में आए और उस स्थान पे खुदाई करने के बाद में ऐसा जानकारी में हुआ कि यहाँ पे वॉल लगा करके क्रूड ऑयल की चोरी की जा रही है। बाद में जो विश्लेषण करने से ज्ञात हुआ है कि पास में पेट्रोल पंप है, वहाँ तक अंडरग्राउंड जो है लाइन बड़ा जो है, जिसने भी काम किया है, अपराधी जो हैं काफ़ी शातिर हैं। एक जगह जो इन्होंने अंदर खाई ट्रेंच बनाई है वो करीब 4 मीटर ज़मीन की गहराई पे है और पाइपलाइन के पास में वो 1.5 मीटर करीब गहराई पे, और लगभग आधी जो ट्रेंच है वो ऐसी थी कि उसके अंदर से रेंग के आगे जा सकते थे, वहाँ पे जा कर के वॉल को ऑपरेट कर सकते थे। तो इसमें प्रथम दृष्टया जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे जो भी मालिक है, कर्मचारी है, उनकी भूमिका संदेहजनक सामने आ रही है। तो इस तरह के प्रकरणों का अनुसंधान, अग्रिम अनुसंधान के जो निर्देश हैं AT SOG को पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए हैं, तो प्रकरण दर्ज करके FIR जो है अग्रिम कार्रवाई हेतु उनके पास भिजवाई गई है और स्थानीय पुलिस द्वारा इस अनुसंधान में जो भी आवश्यक सहयोग है वो किया जा रहा है। बस्सी से अगली खबर है, जहां पर बताते चले कि एक रैली का आयोजन किया गया था। दरअसल राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह अभियान के तहत इस रैली का आयोजन किया गया था। प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारियों ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह अभियान के तहत एक रैली निकाली। GM महेंद्रपाल ने हरी झंडी दिखाकर वाहन रैली को रवाना किया। रैली के माध्यम से आम लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक भी किया गया और लोगों को हेलमेट पहनने, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करने की अपील भी की गई है।
अजमेर से खबर है जहां पर बताते चले कि पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। दरअसल बताते चले कि पुलिस ने भैंसा कॉम्प्लेक्स में 2 दिन पूर्व चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके पास से चोरी किया गया सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। एसपी खान ने बताया कि आरोपी यूपी के बागपत का हिस्ट्री शीटर है और पुलिस अब उससे आगे की पूछताछ कर रही है। जैसा कि आपने देखा था, आपने पेपर्स में भी देखा और आपको नॉलेज में भी आया था कि भैंसा कॉम्प्लेक्स से ये 10 और 11 की रात को, इसी रात को फरवरी को एक चोरी हुई थी, जिसमें काफ़ी सामान LED वगैरह काफ़ी लोग गए थे, जिसमें हमारी जो स्पेशल टीम है, भगवान सिंह जी हमारे ASI हैं यहाँ के इंचार्ज और सुरेश जी कांस्टेबल हैं और वीरेंद्र जी में इंचार्ज साहब हैं, इन्होंने हमारे SP साहब चूनाराम जी ने विशेष निर्देश फरमाए थे इस बाबत कि इस मामले को तुरंत प्रभाव से खोला जाना चाहिए, क्योंकि वारदातें बहुत गंभीरतम रूप लेती जा रही है। तो हमारे इन तीनों की टीम ने दिन और रात 10 तारीख के बाद से ये कभी नहीं सोए और इन्होंने फुटेज, कॉल डिटेल्स और सबका विश्लेषण किया और विश्लेषण करके एक बहुत ही बड़े मुलजिम को, आर्यन तोमर है, ये यूपी बागपत का रहने वाला है, बरोथ थाना है, वहाँ का रहने वाला है, और अभी जस्ट हमने इसको ICJS पोर्टल पर देखा है तो इसके खिलाफ 19 मुकदमे नकबजनी और चोरी के हैं। तो मतलब अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना गंभीर बदमाश किस्म का है। यहाँ किसी वकील साहब के यहाँ किराए का मकान लेके रहता था, तो हमारे एस साहब श्री चूनाराम जी ने विशेष निर्देश फरमाए और उसके बाद में हमने कार्रवाई की और इसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार ही नहीं किया बल्कि माल भी बरामद किया। अगली खबर जोधपुर से है जहां गत्ते और फोम के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दरअसल जोधपुर के सूरसागर पुलिस थाना क्षेत्र के कबीर नगर में स्थित एक फोम और गत्ते बनाने के गोदाम में मंगलवार की शाम भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने अचानक विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की लगभग 1 दर्जन गाड़ियों ने आग बुझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आग बढ़ती गई, जिसके कारण एक गोदाम में लगी आग ने अपनी चपेट में 4 से 5 गोदामों को ले लिया। हालांकि 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। अलवर से खबर है जहां पर बताते चले कि झाड़ियों में एक 6 माह की नवजात बच्ची मिली है। दरअसल खबर अलवर से है जहां अरावली बिहार थाना क्षेत्र के समीप झाड़ियों में 6 महीने की नवजात बच्ची का भ्रूण मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस मामले की सूचना मिलते ही अरावली बिहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर भीड़ जमा थी। पुलिस ने वहीं मौजूद लोगों से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। पुलिस अब भ्रूण को डालने वाले अज्ञात लोगों की तलाश में जुट गई है। सुबह 8 बजे के करीब कंट्रोल से सूचना मिली कि अज्ञात भ्रूण ढाईपीढ़ी के जंगलों में झाड़ियों में पड़ा है। इस इत्तला पर मन ASI नवरत्न जयमन मैं रवाना हुआ तो ढाईपीढ़ी के जंगलों में पहुंचा तो झाड़ियों में एक अज्ञात करीब 5-6 महीने का अज्ञात भ्रूण मिला, जो फीमेल है, जिसको रवाना होकर सरकारी हॉस्पिटल अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सरकारी हॉस्पिटल रवाना हुआ और जो मेडिकल जूडिस से अग्रिम कार्य जांच की जाएगी। यूपी के अलीगढ़ से खबर है जहां पर बताते चले कि प्रेम प्रसंग के चलते एक शराब कारोबारी की हत्या कर दी गई। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके के एक गांव में मथुरा जिले के शराब कारोबारी की गन्ने के खेत में बाइक सहित जलाकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस ने गहनता से जांच की और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी, जिसके बाद से मामले पर पुलिस अपनी पूरी नजर बनाए हुए थी। आखिरकार पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते शराब कारोबारी की हत्या की गई थी। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।